प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ 2 अहम घोषणाएं भी की। सार्वजनिक उपक्रमों के विभागों को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने की घोषणा के साथ केंद्र सरकार में पृथक से एक सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया है और केंद्रीय गृह मंत्री को इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। सहकारिता का विकास अपने आप में महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी तरह अब वित्त मंत्री के स्तर पर ही सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण विस्तार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकेगा। अनेक सार्वजनिक उपक्रम नकद आधिक्य वाले उपक्रम भी हैं और इनके आधिक्य का उपयोग निवेश व विस्तार के साथ कैसे किया जाए, यह निर्णय भी अब वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। इस निर्णय से निश्चित रूप से विनिवेश की प्रक्रिया को गतिशीलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ही निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन का कार्य भी करता है, अर्थात इस निर्णय के माध्यम से निश्चित रूप से वित्त मंत्रालय के मजबूत होने की संभावना है। अब निवेश के लिए भी सार्वजनिक उपक्रम के अतिरिक्त मंत्रालय से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा सरकार को अपने विनिवेश व निवेश लक्ष्यों को पूरा करने में विलंब नहीं होगा। इस प्रशासनिक निर्णय से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में आ जाएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन उपक्रमों पर उनके संबंधित मंत्रालयों का हस्तक्षेप प्रशासनिक स्तर पर कायम रहेगा अथवा यह कार्य भी वित्त मंत्रालय के अधीन ही आ जाएगा। यथार्थ में प्रशासनिक कार्य निश्चित रूप से संबंधित मंत्रालय के पास ही यथावत रहना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन का कार्य अवश्य ही वित्त मंत्रालय के अधीन निर्णयों के संदर्भ में लाया जा सकता है, जैसे कोयला का उदाहरण है। मंत्रालय का नियंत्रण केवल नीतिगत निर्णयों के साथ सुप्रबंधन तक ही सीमित रहना चाहिए। उपक्रम को परिचालित करने में मंत्रालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कंपनियों का प्रबंधन व परिचालन प्रोफेशनल व व्यावसायिक स्तर पर करने की अधिक आवश्यकता है ताकि यह कंपनियां विश्व व देश के स्तर पर स्वयं को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सके। इन कंपनियों में सरकार का जो निवेश किया गया है उसका लाभ पूंजी निवेश के अनुपात में सरकार को अवश्य प्राप्त होना चाहिए तथा एक कंपनी के रूप में इन कंपनियों का अस्तित्व न्यायोचित स्तर पर स्पष्ट नज़र आना चाहिए। अब तक देखा गया है कि अनेक सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी कंपनियों का कार्य परिचालन निजी क्षेत्र की समान कंपनियों के मुकाबले कमज़ोर देखने को मिला है और इसके परिणाम स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों के अंश मूल्यों पर भी स्पष्ट नज़र आता है। NMDC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, कोल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसके सीधे उदाहरण कहे जा सकते हैं। आज भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में किए गए निवेश व उनकी संपत्तियों के आकार को देखते हुए इन कंपनियों के कार्य परिणाम क्षमता के अनुरूप नहीं रहे हैं। कुछ मंत्रालय तो इन कंपनियों की संपत्तियों के किराए को लेकर ही अधिक सक्रिय रहते हैं, तो आमतौर पर यह भी देखा गया है कि नेता और बाबू की मिलीभगत से भी इन कंपनियों को उनकी क्षमता के अनुरूप आय नहीं हो पाती है। वित्त मंत्रालय के अधीन इन कंपनियों को लाए जाने का उद्देश्य इन कंपनियों में कुशलता का संचार किया जाना होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य केवल विनिवेश से आय अर्जित करना
व अपने घाटे का प्रबंधन करना नहीं होना चाहिए। आज इन कंपनियों के लाभदायक व कुशल प्रदर्शन के लिए उचित योग्य व्यक्तियों के चयन की आवश्यकता है, ताकि इन कंपनियों को इनकी संपत्तियों व क्षमता को देखते हुए विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी व कुशलता के साथ अधिक लाभदायक बनाया जा सके। ऐसे प्रबंधकों को उनका कार्य स्वतंत्रता के साथ करने व राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए, अर्थात व्यावसायिक दृष्टि के प्रबंधन के आधार पर ही ये कंपनियां स्वयं को प्रतिस्पर्धी बना सकती हैं और कर्मचारियों को भी सरकारी उपक्रमों के दायरे से बाहर निकलकर पूरी क्षमता के साथ कार्य के द्वारा कंपनियों को प्रतिस्पर्धी व लाभदायक बनाने में सहयोग करना चाहिए। सरकार को निश्चित रूप से धीरे धीरे कुछ निजी क्षेत्रों से स्वयं को पृथक करने व कंपनियों के निजीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना विस्तार के साथ अपनी हिस्सेदारी को जारी भी रख सकती है, जो देश की सेना व सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। लेकिन ऐसी कंपनियों में भी निजी क्षेत्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का सृजन व निर्माण अवश्य ही निर्धारित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग रणनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि देश इन कंपनियों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता अर्जित कर सके और कुशल प्रबंधन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सके। सभी संबंधित मंत्रालयों में इन कंपनियों के संबंध में उत्पन्न पक्षपातपूर्ण वातावरण को भी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नए सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया है। गुजरात में अमूल की सफलता को इसका केंद्र बिंदु माना जा सकता है और सहकारिता को प्रोत्साहित करके ग्रामीण स्तर पर मानव सशक्तिकरण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। इसका अमित शाह को लंबा अनुभव भी है। भविष्य में यह मंत्रालय कैसे व किन क्षेत्रों में अमूल जैसा सफल प्रयोग करेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन केंद्र सरकार का पृथक से सहकारिता मंत्रालय का निर्णय अवश्य ही सामयिक व सार्थक कहा जा सकता है।